बॉलीवुड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। दिल्ली से मुंबई तक 2024 के चुनावी रण में आज भी कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन से पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर प्रत्याशी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी की ओर से दावेदारी कर रहे मनोज तिवारी ने अपने घर में पूजा अर्चना की। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। बिहारी और बाहरी के बीच समीकरण में फंसा यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। मनोज तिवारी के नामांकन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूद रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के लिए दावेदारी करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार गायक दिनेश यादव ने भी अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और जीत के लिए प्रार्थना की। आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। रामलला के दर्शन के बाद काफी उत्साह में नजर आए बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव। एक ओर जहां उन्होंने राम से राष्ट्र की बात कही, तो दूसरी ओर फिर मोदी ही आएंगे का संकल्प भी याद दिलाया। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या धाम में कब हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। ये देखिए, सौभाग्य हमारा है कि कल नामांकन से पहले हमको अवसर मिला है और हम आज प्रभु श्री राम का दर्शन करें। क्या मन्नत मांगी आपने भगवान रामलला से? हमने प्रभु श्री राम से यही मांगा है कि जैसे आपका महल बना है, वैसे ही मेरे भारत को भी विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको भी आप पूरा कर दीजिए प्रभु। यही मैंने मांगा है प्रभु श्री राम से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि राम से राष्ट्र की ओर। हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है, अब हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। प्रभु श्री राम की कृपा से ही होगा और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब तो पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन है तो दूसरी तरफ राजकुमार विक्रमादित्य सिंह हैं। दोनों विकास की बयार लाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चूक रहे। सुनिए आप कंगना ने क्या कुछ कहा। सड़कों की भी दुर्गति है। जो इस जगह को अपना कहते हैं, अपनी रियासत बताते हैं, वो यहाँ दिखते नहीं हैं। वो कहीं और ही बैठते हैं, वो यहाँ आते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी बेटी को अभी अपनी बेटी को मौका देना है और मैं यही कहूंगी कि मेरे दिल में और मेरे से कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने योग्यता से फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाया और आपकी सेवा में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दिल्ली में उनका नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन हम लोग हिमाचल में उनको एक नारा देते हैं, हिमाचल से 4 की 4। जय श्री राम। जब से मुझे टिकट मिली है, मेरे बारे में जो यहाँ के जो शहजादे हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि मैं अपवित्र हूँ, मैं जो हूँ मुझे हिमाचल छोड़कर चले जाना चाहिए। और आज मैंने यहाँ का ढाठू भी पहन लिया या बास्केट पहन ली, तो इस पे भी इनको आपत्ति होती है कि ये फिल्मी शूट यहाँ पे करती है। अरे भाई, हमारा हिमाचल है, सारी दुनिया यहाँ पर आती है पर्यटन के लिए और वो खुश होकर यहाँ की टोपी और बास्केट पहनती है, तो हम तो यहाँ की बेटी है। और अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट, ये पब्लिक है। सियासत में सत्ता की बड़ी महिमा होती है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव की बैतरनी पार करनी पड़ती है और चुनाव में जनता को साधना पड़ता है। जनता को साधना कतई आसान नहीं होता, क्योंकि एक पक्ष को खुश करिए तो दूसरा नाराज हो जाता है और दूसरे को साधिए तो पहला खफा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आंध्र प्रदेश में, जहां एनडीए की सहयोगी टीडीपी मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रही है और बीजेपी उसे असंवैधानिक बता रही है। चुनाव में जनता यानी वोट बैंक को साधने के लिए नेताओं को 72 पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार तो गोबर को हलवा तक कहना पड़ता है। अब आंध्रा वाले अपने बाबू को ही देख लीजिए। अरे बाबू मतलब चंद्र बाबू। 2004 में तकदीर ऐसी रूठी कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। कहां तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के 9 साल तक सीएम रहे और कहां विभाजित सूबे में एक बार भी मौका नहीं मिला। कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ तो कभी अकेले दम पर, यानी सारे नुस्खे आजमा लिए।
जितना द्रविड़ प्राणायाम करना था कर लिया, लेकिन 2004 में सत्ता गई सो आज तक नहीं लौटी। एक बार फिर लौटकर एनडीए में आए हैं, लेकिन यहां आते ही हो गई गुगली। चंद्रबाबू को मुस्लिम वोट चाहिए और बीजेपी इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही तो पड़ोसी आंध्रा में सीएम बनने का ख्वाब देख रहे चंद्रबाबू नायडू को कुछ होने लगा, क्योंकि मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी पहले से ही मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाए बैठे हुए हैं। इसलिए चंद्रबाबू ने आओ देखा न ताओ तपाक से बोल बैठे, टीडीपी की सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఎనగబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం। हद है साहब, जिस एनडीए के जहाज पर सवार होकर बाबू बैतरणी पार करने के चक्कर में है, उस जहाज का कप्तान मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक बता रहा है और बाबू हैं कि असंवैधानिक काम के लिए मुस्के चढ़ा रहे हैं। अरे चंद्रबाबू साहब, इतना तो ख्याल कर लेते कि आप बीजेपी के सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी रहे या कोई रहे, मुसलमानों को धर्म के आधार पर संविधान ने दिया है, आरक्षण का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये सरासर इस भारत में एक बार टुकड़ा हुआ, दूसरे बार भी जो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वो हिंदुओं पर कुठाराघात है। अरे गिरिराज बाबू, कुठाराघात है तो चंद्रबाबू को एग्जिट गेट का रास्ता दिखा दीजिए। अब ये तो नहीं चलेगा कि एक भाई भोज भात का न्योता दे आए और दूसरा भाई न आने की ताकीद कराए। वैसे भी दो नाव की सवारी खतरनाक होती है और बाकी तो ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धुआंधार प्रचार के साथ साथ मैदान चुनाव में अब ज्योतिष वाला दाव की एंट्री भी हो चुकी है। आखिरी 3 चरण के नॉमिनेशन के लिए नेता और पार्टियां शुभ मुहूर्त की तलाश कर रही हैं। ज्योतिष के हिसाब से किसी काम को ग्रह नक्षत्रों की गणना के मुताबिक सही समय पर करने से उसके कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये तो ज्योतिष का हिसाब है, चुनावी सियासत का हिसाब किस गणित से होगा ये वास्तव में वोटर तय करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है चुनावी शुभ लाभ का पूरा मामला। नॉमिनेशन का योग बनाएगा जीत का संयोग। नामांकन होगा शुभ तो चुनाव में होगा लाभ। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हम ये सुन रहे हैं। और हम ये सुन रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे चुनावी जंग जजमेंट डे की तरफ बढ़ रही है, माहौल में कुछ ज्यादा ही तेजी आती जा रही है। सियासी युद्ध की धार तेज, नेताओं की तकरार तेज, धुआंधार प्रचार तेज, गर्मी की मार तेज और जीत की तरकार तेज। और इसी जीत को पाने के लिए नेता नगरी में अब हर नुस्खा आजमाया जा रहा है। तभी तो मैदानी चुनाव में तरकश के तमाम तीरों के साथ ही अब ज्योतिष अस्त्र वाले दांव की एंट्री भी हो चुकी है।
आमतौर पर चुनाव के दौरान अधिकतर पार्टियां शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन इस समय नामांकन को शुभ बनाकर चुनावी लाभ लेने की जुगत चल रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण के नामांकन जारी है और इसके बाद 7वें की बारी है। ऐसे में नामांकन से पहले नेता और पार्टियां तिथि और शुभ मुहूर्त की तलाश में हैं। अब आने वाली तारीखों में नामांकन का शुभ मुहूर्त वोटिंग पर कितना असर डालता है, इसका जवाब तो सिर्फ ज्योतिष के जानकार ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे इस बार नियमतः तो मनुष्य के जीवन में किसी कार्य को करने के लिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव, तो जो तारा बल हमारे यहाँ कहा गया है जीवन में उत्थान के लिए, किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, तो गुरु और शुक्र के अस्त होने से किसी भी उम्मीदवार को बहुत ही इस बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहों का बल मिलता है वह बल उसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब चुनाव आयोग ने वो तिथियां निर्धारित की हैं तो आपको नामांकन करना है, तो ऐसे में कुछ शुभ मुहूर्त हमारे यहाँ हैं, जिन मुहूर्तों में बताया गया है कि इन मुहूर्तों में अगर आप अपना नामांकन पत्र भरते हैं, अपनी दावेदारी करते हैं, तो उन नक्षत्रों के शुभ फल से आपको और आपके कर्मों के प्रभाव से विजयश्री मिल सकती है। 20 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी, जो 3 मई तक जारी रहने वाला है। इसी तरह 26 मई को छठे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की शुरुआत भी 29 अप्रैल को हुई और 6 मई तक चलेगी। ऐसे में छठे चरण का नामांकन खत्म होने से पहले कौन कौन से मुहूर्त शुभ हैं, ये जानना नेताओं के लिए जरूरी हो जाता है। 1 मई को बैसाख अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, तो हमारे यहाँ अष्टमी और प्रतिपदा रिक्ता तिथि मानी जाती है, कोई उसका विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन शुभ योग होने से उस दिन भी नामांकन का एक योग बन रहा है। वैसे तो संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ प्रतिपदा अष्टमी को बंद रहते हैं, लेकिन विद्या धारण के लिए है, लेकिन यहाँ तो विजय यात्रा के लिए है, तो 1 मई का मुहूर्त भी शुभ है। 2 मई का जो मुहूर्त है चंद्रमा की दृष्टि से, कि चंद्रमा का बल देखा जाता है, तो वह बहुत लाभप्रद नहीं है। वही बात अगर 7वें चरण की करें तो इसके लिए चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए 7 से 14 मई तक की तारीख तय की है। बता दें कि आखिरी चरण में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे उम्मीदवारों में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए एस्ट्रो एक्सपर्ट कौन सी तारीखों को जीत का ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। 7 मई का जो मुहूर्त है वो बहुत सुंदर है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। 8 मई के मुहूर्त में सौभाग्य योग है। हम हर चीजों में कामना करते हैं कि हमारे कार्य में हमारी चमक बनी रहे, तो उस अनुसार से 8 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर है। 9 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर नहीं है। अगर बैसाख के महीने में पूर्ण रूपेण अगर दृष्टि से देखा जाए ज्योतिष के प्रभाव से, तो 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है, क्योंकि उस दिन भगवान के परशुराम अवतार का जयंती है, जन्मोत्सव है, और अक्षय तृतीया का परम पावन पुण्य पर्व है। तो उस दिन बिना पूछी शायद कही जाती है कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो अक्षय तृतीया वैसा ही मुहूर्त है कि उस दिन का जो मुहूर्त है किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवधान नहीं है। उस दिन का मुहूर्त सर्वोपरि है बैसाख के महीने में। उसके अलावा आपके यहाँ 13 मई को भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, फिर पुख्य नक्षत्र है, वह मुहूर्त भी अच्छा है, उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन 1:43 के बाद का ही मुहूर्त उस दिन का है, और 14 मई का आखिरी मुहूर्त उस दिन गंगा सप्तमी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम है। शायद यही वजह है कि वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय 10 मई को ही नामांकन भरने जा रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तारीख पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे ज्योतिष के जानकार शुभ मुहूर्त तो बताते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि केवल शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन दाखिल करना ही जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि जीत की गणना पर उम्मीदवार की राशि और कुंडली में ग्रह दशा और योग जैसे कई बातों का भी असर होता है। यह इतने मुहूर्त हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय हैं। इनमें आप अपनी राशि के अनुसार और अपने
हिसाब से देख करके अपना नामांकन करें। शुभ मुहूर्त है, लेकिन राशियों का असर भी पड़ता है, दिनों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, कौन से उम्मीदवार की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र का उसका जन्म है, उसका भी असर लोग देखते हैं। तो वह तो उम्मीदवार की कुंडली देखने के बाद पता लगता है, लेकिन सामान्यतः यह मुहूर्त जो मैंने बताए हैं यह सर्वमान्य है। इसका असर जितना भी हो, लेकिन आमतौर पर सारी पार्टियां शुभ मुहूर्त और अपनी अपनी सियासी सहूलियत देखकर अपने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा रही है। अब मैदानी चुनाव में ज्योतिष वाले दांव का लाभ कितना मिलता है, ये 4 जून की तारीख ही बताएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतदान की तारीख नजदीक आते ही नेताओं की दौड़ भी तेज हो जाती है। सड़क हो, मंच हो या मैदान, हर जगह जीत का जुगाड़ लगाते नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान वे सियासी खेल से अलग गेम खेलते हुए भी दिखेंगे। कुछ ऐसी तस्वीर जहां डिंडीगुली में नजर आई। यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान सीएम एमके स्टालिन गोल्फ कोर्स पहुंच गए। इस दौरान वहां सीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। अब मैदान में आ ही गए तो पीछे कैसे रहते, सीएम ने भी गोल्फ में हाथ आजमाया।